हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। बाकी चैप्टर के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी लघुतरीय प्रश्न दिए गए उन सभी का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें आपसे कहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपने यहाँ पे देखा कि कोई भी जो भाग लेने वाला पदार्थ होगा उसको आप संकेत और सूत्र में जब लिख देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं उसी को? रासायनिक समीकरण। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हमने लिया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो इसको हम लोग सूत्र में कैसे लिखेंगे? तो H2 + Cl2 एरो के चिन्ह 2HCl। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो मिश्रण है उसको हम एक साथ रखे हैं और यहाँ सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको अभिक्रिया कराया गया तो ये 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा चीज को इतने छोटे में लिखा गया, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपसे कहा है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण, तो जब रासायनिक समीकरण पढ़ा, देखिए यहाँ पे हमने 2 लगाया है, तो ये 2 क्यों लगाया है? तो यही चीज अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर में इसका हमने लिखा है कि संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण वह होता है, संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसी को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपने समझा संतुलित समीकरण क्या होता है। तो दोनों ओर के, दोनों ओर कहने का मतलब तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं तरफ। ठीक है, तो ये तीर आपका है तो इसके दोनों तरफ के जितने भी परमाणु हैं, तत्व के परमाणु, उनकी संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं H2 और Cl2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, क्लोरीन में 2 परमाणु है, तो यहाँ पर भी दोनों में 2-2 परमाणु है, क्योंकि ये 2 गुना HCl लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है कि रासायनिक समीकरण का जो संतुलन है वो द्रव्यमान की अनवरतता नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। यानी पदार्थ के जो यहाँ पे द्रव्यमान की अनवस्था नियम है, ये कहता है कि कोई भी अगर आप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें आप किसी भी पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है। अतः अभिक्रिया के दोनों तरफ के जो परमाणुओं की संख्या है वो समान होना चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे H2 है और O2 है और इधर बनता है H2O। अब बताओ क्या ये संतुलित है? तो आप कहोगे कि नहीं सर, यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना होगा? 2। अब यहाँ पे जब 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, तो यहाँ से फिर हमको 2 लगाना पड़ेगा, यानी 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन यहाँ और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, और हम लोग क्यों करते हैं इसका बारे में हमने बताया कि दोनों तरफ के जो परमाणुओं की संख्या है वो समान होना चाहिए, ना कि अलग अलग। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह द्रव्यमान का जो अनवरतता नियम है यही कहता है कि आप कोई भी पदार्थ का न तो निर्माण करते हैं और न ही आप उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे आपको समझाया। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें आपसे पूछा है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें।
तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्न हैं, जिनमें आप फर्स्ट देखेंगे, इसमें कहा है कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों या सूत्रों की जानकारी देता है। सेकंड में हमने लिखा है कि इससे अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसकी ये जानकारी देता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कि अभिकारक किसे कहेंगे और प्रतिफल किसे कहेंगे। तो आप जब अभिक्रिया करते होंगे तो A+B और इधर मान लीजिए AB हुआ, तो तीर के जो दाएं तरफ है, तीर के जो दाएं तरफ है उसको हम लोग प्रतिफल या उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। और तीर के जो बाईं तरफ है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? अभिकारक। और अभिकारक का परिभाषा होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के दौरान जो नए उत्पाद के रूप में नए बनते हैं या अभिक्रिया के दौरान जो नए प्रतिफल बनते हैं उसी को हम लोग उत्पाद या प्रतिफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप दोनों चीजों को यहाँ पे अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे का पॉइंट है, तो आगे में हमने लिखा कि यह जो अभिक्रिया है इसमें भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु और अणुओं की जो अपेक्षिक संख्या है उसकी भी जानकारी देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रासायनिक जो समीकरण है वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और लाभदायक सिद्ध होता है इन्हीं सब वजहों से। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है कि रासायनिक समीकरण के क्या फायदे हैं। देखिए यहाँ पे आ भी गया कि रासायनिक समीकरण के फायदा क्या है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित फायदे हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट में हमने लिखा है कि रासायनिक समीकरण के माध्यम से समय की बचत होती है, लिखने के लिए कम कागज की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग, और डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखेंगे H2+O2। तो इसमें आपको कागज की भी बहुत कम आवश्यकता हुआ और समय का भी बहुत कम आवश्यकता, यहाँ पे समय भी बहुत ज्यादा बच गया। तो इन सभी वजहों से रासायनिक समीकरण हम लोगों के लिए फायदेमंद है। नंबर 2 में लिखा है कि इससे जो प्रतिफल है वो एक निश्चित मात्रा में निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आपको H2O चाहिए, तो आप समझ पाते हैं कि हमको क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से पदार्थ को आपस में संयोग कराना पड़ेगा या अभिक्रिया कराना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को जानकारी पहले ही मिल जाती है, और कितना में कराना है ये भी मिल जाता है कि हम H2 कराएंगे कि 2H2 कराएंगे कि 4H2 कराएंगे, क्या कराएंगे, तो इसकी जानकारी भी हम लोगों को पहले मिल जाती है। फिर उसके बाद थर्ड में हमने लिखा है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं H2, तो पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन के लिए H2 का ही प्रयोग होता है। अगर हम पोटेशियम के लिए K का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे विश्व में पोटेशियम के लिए K का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए जो वैज्ञानिक होते हैं उनको किसी भी समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, यही रासायनिक समीकरण के कारण। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आपको बताया रासायनिक समीकरण के फायदे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जब कोई आप अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जो गैस निकलता है और जो अवक्षेप बनता है, अवक्षेप का मतलब जो बच जाता है, उसको आप कैसे दिखाते हैं अभिक्रिया में, ये आपसे पूछा है। तो देखिए हम दोनों चीजों को यहाँ पे लिखा है कि उत्सर्जित गैस की जानकारी समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह, ये जो तीर है उसका देते हैं और ये जो चिन्ह है वो ऊपर की ओर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिंक और H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की आपस में अभिक्रिया जब करा रहे हैं तो यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2, H2 क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है जो ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर की ओर जैसे तीर लगा हुआ रहे तो आप समझ लीजिए कि एक गैस है और एक गैस उत्सर्जित हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया कि अवक्षेप की जानकारी समीकरण में संकेत या सूत्र के बाद ऐसे लगाते हैं, यानी नीचे की तरफ लगाते हैं। जैसे AgNO3 प्लस HCl
को जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे AgCl और HNO3 बनता है। तो ये जो AgCl है वो आपका अवक्षेप है, ये बच जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसके साथ ही एरो का चिन्ह लगा दिया है जो नीचे की तरफ है। तो जो नीचे की तरफ दिखाएगा उसका मतलब होगा कि वो अवक्षेप बन रहा है, और जो ऊपर की ओर दिखाएगा इसका मतलब होगा कि ये जो है क्या बता रहा है, गैस बता रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं का निरूपण करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से दिया है। तो फर्स्ट में देखिए दिया है NH4NO2, एरो का चिन्ह दिया है N2 + 2H2O। अब यहाँ पे NH4NO2 जो है यहाँ पे एक तत्व था, या कह सकते हैं एक यौगिक था। तो ये टूट करके दो नए नए तत्वों में विभाजित हो गया। एक तो यहाँ पे नाइट्रोजन बना और एक यहाँ पे जल बना। तो जब जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक नए तत्वों में टूट जाता है, बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। किसको निरूपित करता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को। सेकंड में आप देखेंगे तो कहता है कि AgNO3 + NaCl, एरो के चिन्ह AgCl + NaNO3। तो आप देख पा रहे हैं यहां से जो AgNO3 है ये यहाँ पे अवक्षेप बना रहा है AgCl। तो ये अवक्षेप जब बन रहा है तो हम इन लोग इसको बोलते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अवक्षेपन अभिक्रिया। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे अवक्षेपन अभिक्रिया। तो दोनों के बारे में हमने बताया, एक आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है और एक आपका अवक्षेपन अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि संयोजन वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ में या तो तत्व होगा या यौगिक होगा। ठीक है, ये दोनों जब परस्पर संयोग करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और ये जो नए पदार्थ होते हैं उनका जो गुण होता है पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि H2 + O2 को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो H2O बनता है। तो ये जो H2O है वो जल के रूप में है, लेकिन यहाँ पे दोनों गैस के रूप में आप देख पा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया कि जब ये नए पदार्थ बनते हैं तो इनका गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें देखिए आपसे कहा गया यहाँ पे कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए हम लोग निम्न क्रियाकलाप करेंगे। कौन से क्रियाकलाप करेंगे? तो पहले जो कॉपर का प्लेट है उसको हम सिल्वर के जलीय विलयन में डालेंगे। क्या करेंगे? कॉपर, यहाँ पे कॉपर का मतलब तांबा होगा, तो तांबा का जो प्लेट है उसको हम सिल्वर के जलीय विलयन में डालेंगे, और उसके बाद हम देख पाएंगे कि जो सिल्वर है वो कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। यानी जैसे ही कॉपर सिल्वर में एंट्री मारा तो ये सिल्वर को भगा दिया और कॉपर खुद बैठ गया वहां पे। तो ऐसे चीज को हम लोग सबसे पहले जो बोलते हैं वो आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। कौन सा अभिक्रिया हो जाता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। और हमने यहाँ पे समीकरण में के रूप में भी दिखाया है कि देखिए ये कॉपर था और ये यहाँ पे जब इसके विलयन में डाला गया CuSO4 में, और यहाँ पे CuSO4 नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भाई गलती हो गया, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे Fe कर लेना। ठीक है, लोहा को जब किया जाता है ना तो यहाँ पे Fe कर लेना। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो जब लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये भी गलत लिखा गया है मेरे भाई, ये भी गलत लिखा गया है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जो बनेगा वो FeSO4 बनेगा प्लस Cu बनेगा। ठीक है, आप इसको सुधार लेंगे, ये भी यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, तो जब हम
जब लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ क्या कराते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ जब कराते हैं अभिक्रिया, तो यहाँ पे देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में कॉपर नहीं सिल्वर बोला है मेरे भाई। नहीं नहीं, पहले ही ठीक था, पहले ही ठीक था, पहले ही ठीक था, पहले ही ठीक था। लेकिन यहाँ पे एक चीज सुधारना है। क्या सुधारना है? यहाँ पे जो CuSO4 लिखा है ना, इसको आप लोग सुधार लोगे और लिखोगे 2AgNO3, 2AgNO3 इसके जगह पे लिख लोगे, ठीक है, 2AgNO3। अब यहाँ पे सही हो गया कि जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित, सिल्वर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। देखो यहाँ पे सिल्वर अलग हो जा रहा है। अब यहाँ पे हमने लिखा भी है कि कॉपर की प्लेट के सतह पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि जो सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा करके भाई ऐसे लिख लेना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 कहता है कि ऑक्सीकरण और करण अभिक्रियाएं क्या है। तो देखिए दोनों के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण लिए हैं। तो हमने बताया कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप इसको ऐसे समझिए कि जब कोई अभिक्रिया है, मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया A है और इसको B के साथ कराया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो AB उत्पाद बनता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, और उसके बाद जब इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और करण अभिक्रिया क्या होता है? तो करण अभिक्रिया वो होता है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का इसमें संयोग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कारण होता है, या ऑक्सीजन बाहर आ जाता है, निष्कासन हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कौन से अभिक्रिया? तो अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ इसको जब संयोग कराया जा रहा है, तो एरो के चिन्ह बनाएगा और यहाँ पे 2H2O बनाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका निष्कासन हो जा रहा है। क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संयोजन है और कौन विस्थापन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए उत्तर में हमने पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में आपका है KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर यहाँ पे 2KCl बन रहा है, KCl बन रहा है, Br2 बन रहा है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे विस्थापन अभिक्रिया है? तो चलिए इसकी पुष्टि भी हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे विस्थापन अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पे जो ब्रोमीन था, यहाँ पे जो ब्रोमीन था जो पोटेशियम के साथ था, ये अकेले आ गया। क्या हो गया? अकेले। और यहाँ पे जो क्लोरीन था वो किसके साथ आ गया? पोटेशियम के साथ आ गया। यानी एक दूसरा के साथ क्या कर लिया? साझा कर लिया, या एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा भी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को बताया भी गया है कि जो विस्थापन अभिक्रिया है वो क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब इसमें दो यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं, आयन का अदला बदली कर लेते हैं और नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लोरीन पे माइनस है, क्लोरीन पे क्या है? माइनस है, और यहाँ पे प्लस है। तो माइनस प्लस एक साथ अभिक्रिया कर लिया और जो बचा उसको अलग कर दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। कारण भी देना था तो कारण में आप देंगे कि यहाँ पे दोनों का अदला बदली हो रहा है, आयनों का विनिमय हो रहा है, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। अब सेकंड में देखिए यहाँ पे लोहा है और उसके साथ सल्फर जब कर रहा है तो यहाँ पे फेरस बन रहा है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है कि यहाँ पे जब दो यहाँ पे तत्व थे या दो यौगिक थे, ये दोनों आपस में जुट गए और जुटने के बाद एक का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है
ठीक है, ये फेरस सल्फाइड बन गया। इससे पता चलता है फेरस सल्फाइड जब बना तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्यों संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुट करके एक नए पदार्थ का निर्माण किए, तो इसलिए आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। और क्यों होगा, कारण के रूप में आप लिखेंगे कि यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं NaCl AgNO3, जिसमें AgCl जो है और NaNO3 है, ये तो अलग ही हो गया, और AgCl जो है ये आपका अवक्षेप के रूप में यहाँ पे बन जा रहा है, बच रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो आप अवक्षेपण अभिक्रिया को समझ पा रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे नाम देना चाहें तो ये आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और उसके बाद ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, तो ये सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और यहाँ पे ये सोडियम नाइट्रेट बन जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे विस्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर नहीं, और इसके बारे में ये भी बताना है, ये तो इसी के बारे में हमने लिखा है कि जो अवक्षेप बन रहा है वो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, और इसमें जो अभिक्रिया हुआ है वो उभय विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। तो ये सारे चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको ऐसे ही वीडियो पॉज करके लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे कि फर्स्ट में पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, तो इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। अब यहाँ पे आपको संतुलित भी करना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना होगा। जब आप 2 लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना होगा। तो 2 जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये कितना हो गया, 3 और 2 6, तो यहाँ पे आपको 3 लगाना होगा। तो अब ये संतुलित हो गया। संतुलित करने के लिए तो आपने सीखा ही होगा। चलिए यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं, ये 3 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम की संख्या 2, यहाँ पे पोटेशियम की संख्या 2, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूना 6 है, तो 3 दूना 6 यहाँ पर भी हो गया। तो अब ये संतुलित समीकरण हो गया। ऐसे ही आपको लिखना था। फिर सेकंड कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो ये सोडियम सल्फेट और जल बनता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए NaOH, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसको अभिक्रिया कराया जा रहा है तो ये सोडियम सल्फेट बन रहा है और ये H2O जल बन रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या ये संतुलित है, तो ये बिल्कुल संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम है उसकी संख्या 2 है और यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 है, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना होगा। जैसे आप यहाँ पे 2 लगाएं तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की संख्या है वो 4 आए 5 हो गया और यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। तो अब यहाँ पे 2, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 6, तो यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो 2 है और 2 यहाँ 4 है, यानी अब ये संतुलित हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब अगला आता है जिसमें कहता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो चलिए देखिए कैसे कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो इधर ये बन रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और ये आपका जल बन रहा है H2O। अब यहाँ पे देखना है क्या ये संतुलित है, तो आप देख लीजिए एक बार नजर उठा के। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 और 1 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है। तो चलिए यहाँ पे संतुलित आपको दिख रहा है। ऑक्सीजन की संख्या देखिए यहाँ पे 2 और 2 4, तो यहाँ पे 3 और 4, ये संतुलित है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। ऊष्माक्षेपी वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का निष्कासन होता है, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊष्मा आपको मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है। कैसे होता है, तो आप देखिए यहाँ पे कि जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जला रहे हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है और ये प्लस में ऊष्मा ले रहा है। तो जब ऊष्मा लेगा तो उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए जिसमें ऑक्सीकरण है, अवकरण है और खाद्य पदार्थ का दूषित होना है। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग जानते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, उसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अवकरण अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल के रूप में भी हमने यहाँ पे दिखाया है कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कराया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आपस में जुड़ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसको हम लोग अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग को दिखाया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जब हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं तो दो हाइड्रोजन लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कमी है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, संतुलित, और जब संतुलित करते हैं तो इसके सामने 2 लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हमको 2 लगाना होता है, तब ये संतुलित होता है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बना, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई और कमी होने की वजह से ही ये अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका थर्ड पॉइंट है जो खाद्य पदार्थ का दूषित होना है, तो ये क्या होता है कि जब आप खाने वाले चीज को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देंगे तो उसमें क्या हो जाता है, वसा और जो उपस्थित तेल है वो काफी समय के पश्चात ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है, और जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो उससे दुर्गंध आने लगता है, तो इस कंडीशन से जो खाद्य पदार्थ है वो दूषित हो जाता है। तो यही चीज हम आपको यहाँ पे समझाएं कि खाद्य पदार्थ का दूषित का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर। इसमें आपसे कहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का जब एक टुकड़ा डाल देते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है कि लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और लोहे की सतह पर हल्के भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है, इसी की वजह से जो विलयन है उसका रंग बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें आपसे कहा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखिए, जिसमें फर्स्ट है बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो इसको देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ये आपका बेरियम क्लोराइड है, इसको हम एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा है बेरियम सल्फेट और इधर आपका बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आपको चेक करना है क्या ये जो समीकरण लिखा हुआ है वो संतुलित है। तो देखिए यहाँ पे अब Ba एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, Cl2 है तो यहाँ पे Cl3 है, तो यहाँ पे एक तो हमें चाहिए। तो जब Cl3 चाहिए तो हमको यहाँ पे क्या लगाना होगा, एक तो लगाएंगे नहीं, 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हमको 2 लगाना होगा। तो जब 2 लगाएंगे तो 2 बेरियम, तो यहाँ पर भी हमको अब 2 लगाना होगा, तो यहाँ पर भी हमको 2 लगाना होगा। अब ये जाकर के संतुलित हो गया, अब ये जाकर के क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब गिन लीजिए तो यहाँ पे 2 बेरियम, SO4 यहाँ पे देखिए 2 को सल्फर और 2 सल्फर यहाँ पर भी हो गया, देख लीजिए यहाँ से SO4 4 × 12
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे संतुलित कर लेना था। अगला है सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल, इसको NaOH H2 बन रहा है। अब यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, तो सोडियम एक है, सोडियम एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 1 3 है, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना होगा, तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना होगा, तो अब जाकर के संतुलित हो गया। गिन लीजिए, 2 गो सोडियम हो गया, 2 गो सोडियम हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो फिर से 2 लगाना होगा, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या हो गया 2 हो गया, तो ऑक्सीजन 2 गो, अब जाकर के संतुलित हो गया। तो इस तरीके से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखें। गर्म करने पर एसी किसी अभिक्रिया का दर्शाने के लिए कोई एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हमने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो वो अपघटित हो जाता है और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये CaO और CO2, इसको हम लोग कली चूना के नाम से भी जानते हैं, तो ये कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये बदल जाता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एक रूप है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जब लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का जब विलयन मिलाएंगे तो यहाँ पे लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। किसका अवक्षेप प्राप्त होगा, तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। देखिए अभिक्रिया में हमने यहाँ पे लिखा भी है और आप अभिक्रिया को देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि यह कौन सा अभिक्रिया है, तो ये आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया है। उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमने यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये आपका अवक्षेप के रूप में बन रहा है। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, जो कहता है कि वायु की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ क्यों नहीं जलता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए दहन को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। कोई भी पदार्थ को जलने के लिए दहन के पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। दहन के लिख लेंगे, दहन के पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, और वायु उन्हीं पोषक पदार्थों में से एक है। इसलिए वायु की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ नहीं जल पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें आपसे पूछा है क्या बिना ज्वाला उत्पन्न किए भी पदार्थ जल सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, बिना ज्वाला उत्पन्न किए भी पदार्थ जल सकता है, लेकिन जब आप इस पदार्थ को जलाएंगे तो इस ईंधन का पूर्ण रूप से दहन नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में कोयला, जब आप कोयला में आग लगाते हैं तो वो पूर्ण रूप से वो नहीं जल पाता है, वो धीरे धीरे कोयला जलता है और उसके बाद भी कुछ अवक्षेप के रूप में बच जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बिना ज्वाला के साथ जलने वाला पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, जो इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ज्वाला क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि ज्वाला वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। और एग्जाम्पल के रूप में आप मोमबत्ती देख सकते हैं। तो मोमबत्ती जो है वो ज्वाला के साथ जलता है, और ज्वाला के साथ इसलिए जलता है क्योंकि इसमें जलने के बाद जो ऊष्मा है वो हल्का वाष्प में बदलता है। ठीक है, तो जो वाष्प में बदलेगा उसमें ज्वाला उत्पन्न होगा ही, तो इसलिए ज्वाला वह क्षेत्र होता है जो गैसीय पदार्थ में जलता है। तो उम्मीद करते हैं सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।